आदाब, नमस्कार। रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे प्रोफेसर पाठशाला के डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं उस विषय की जो हम सबको इम्पैक्ट कर रहा है। वो है फ्यूल प्राइसेस। और फ्यूल प्राइसेस अभी फिलहाल अगर आप सोचें कि घटने वाले हैं, आपको पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा, तो इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है। अमेरिका ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और अब तो सऊदी अरब भी उसमें आ गया है, क्योंकि हूती सऊदी अरब के जहाजों को रेड सी में मार रहा है। बाब अल मंदेब में उन्होंने ब्लॉकेड कर रखा है। अब जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से जो इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल जो तेल के रेट थे, फ्यूल का रेट था, वो $68 पर बैरल हो गया था। वो बढ़कर वापस 90 के ऊपर पहुंच गया, बीच में तो 100 भी पहुंच गया था। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, असर क्या होगा? क्या और भी हमें पैसे देने पड़ सकते हैं फ्यूल के, पेट्रोल डीजल के? क्या कीमतें बढ़ जाएंगी? क्योंकि कीमतें बढ़ेंगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी। फ्यूल के प्राइसेस जब कम होते हैं तो महंगाई कम होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है। ये बहुत सारे सवाल हैं हम सबके जहन में, उनका जवाब डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा देंगे। बत्रा साहब, पहले आपकी पाठशाला का घंटा बजा देते हैं और फिर चर्चा शुरू करते हैं। बत्रा साहब, बहुत डर भी लग रहा है, घबराहट भी हो रही है, क्योंकि युद्ध तो बंद होने का, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वापस से स्टेट ऑफ हॉर्मूज तो ऑलरेडी बंद कर ही रखा है ईरान ने। उधर ईरान के तेल पर अमेरिका ने ब्लॉकेड कर रखा है, उधर हूतियों ने सऊदी अरब के तेल पर ब्लॉकेड कर रखा है। इतने ब्लॉकेड हो गए हैं कि हमारी जेब का ब्लॉकेड होने लग गया है। थोड़ा बताइए फ्यूल प्राइसेस के बारे में, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में, क्या हो सकता है, क्या प्रोजेक्शंस हैं? सौरभ, अभी हम आज ये रिकॉर्ड जब कर रहे हैं रविवार को, इतना वॉलेटाइल है सिचुएशन कि आज सुबह जब मैं उठा तो ट्रंप साहब ने फिर से कह दिया था कि हम अटैक्स रोक रहे हैं ईरान पे। जो पूरी स्थिति है मिडिल ईस्ट की वो इतनी वॉलेटाइल है। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं जहां नजर शायद नहीं जा रही। जो यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, देखिए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया का मोटा मोटी 3-4 जगहों में केंद्रित है। लैटिन अमेरिका, यूएस, मिडल ईस्ट और रशिया। ये अगर हम 3 बड़े सेंटर्स मान लें तो लैटिन अमेरिका, यूएस में आपको पता है अभी यूएस एक वो सेफ एरिया दिखता है। मैं उस पर भी बात करूंगा। उसमें भी यूएस ने वेनेजुएला पर अपना एक कब्जा तकरीबन कर लिया है, वहां के ऑयल रिसोर्सेज पे। मिडिल ईस्ट में यूएस ईरान तो लड़ रहे थे, तो दर्शकों को ये शायद बता दिया होगा आपने और शाही साहब ने कि जब लड़ाई हो रही थी तो जब हॉर्मूज बंद हुआ था तो काफी सारा तेल सऊदी अरेबिया दूसरी तरफ से निकाल रहा था, रेड सी की तरफ से, जो अभी आपने बिल्कुल। जिक्र किया, एक एग्जिट पॉइंट है। अब ईरान के प्रॉक्सी बैठे हैं यमन में हुथी, तो उन्होंने वो वाले एरिया को भी कहीं ना कहीं एक रिस्क जोन बना दिया है। तो इसमें होता क्या है, जैसे ही रिस्क जोन बनता है तो जो शिप्स के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डीलर्स होते हैं वो दाम बढ़ा देते हैं प्रीमियम का। तो ऐसे में शिप्स का आना भी कम हो जाता है। मैं उससे भी डेटा दिखाऊंगा आपको। तो एक ये पूरा चल रहा है। रशिया में जो हो रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है सौरभ, क्योंकि वहां पे रिफाइनरी की कैपेसिटी पे मतलब एक क्वेश्चन उठ रहा है कि जो एक तो है कि कच्चे तेल की सप्लाई पे इंपैक्ट हो रहा है, दूसरा है जो कच्चा तेल रिफाइनरीज रिफाइन करती हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, मिडिल ईस्ट में भी और रशिया में भी अटैक्स हुए हैं। तो दोनों ही तरफ से ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये फ्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, खासकर पेट्रोल डीजल, कुछ हद तक एलपीजी वगैरह भी, ये इन दोनों ही रीजन्स में अटैक में है। अब देखिए, मैंने ये ग्राफ दिखाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो ट्रैफिक था। अगर ये ट्रैफिक मान लेते हैं कि 28 फरवरी से पहले 100% था, आज मैंने कल आपको डेटा निकाला है 1 अगस्त को, तो ये 8% पे आ गया है। बीच में एक छोटा सा गैप ऐसा आया था जून के महीने में, जो नीला आप देख रहे होंगे, तकरीबन 22-23 जून के आसपास, जब ये 54% तक पहुंच गया था। ये वो समय था जब वो सीज फायर एमओयू इफेक्ट में था। फिर जुलाई के पहले हफ्ते में जब वो ईरान में पूरा प्रदर्शन हुआ, फ्यूनरल हुआ, स्टेट फ्यूनरल उनके नेता का, खामेनी का, तो उसके बाद जब एस्केलेशन फिर से शुरू हुई है, तो आप देखिए कि ये जो ट्रैफिक है ये फिर वापस घट गया है।
और बिल्कुल। मुझे कोई डाउट नहीं होगा अगर अगले 5-7 दिन माहौल थोड़ा अच्छा रहता है, कुछ अनाउंसमेंट तो बढ़ भी जाए। सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है सौरभ। और एज एन इकोनॉमिक्स का टीचर और स्टूडेंट मैं ये बता सकता हूं कि एज इंडिविजुअल्स, एज फर्म्स, हमें गुड न्यूज पसंद है, बैड न्यूज भी चलेगी, लेकिन वर्स्ट इज अनसर्टेनिटी। और इतनी अनसर्टेनिटी है कि आज जंग शुरू हो गई, 2 दिन बाद बोल के रुक गई, फिर शुरू हो गई, फिर 5 दिन बाद बोला कि अच्छा अब हम फिर से बात कर रहे हैं। तो बहुत अनसर्टेनिटी है सिस्टम में। अब इसके अगला हम देखें कि जिस तरीके से क्रूड ऊपर नीचे हुआ है, जैसे जैसे ये मूवमेंट हैम्पर होता है तो क्रूड का दाम भी घटता बढ़ता है। उसमें स्पेकुलेशन का भी एक रोल रहता है। स्पेकुलेशन मतलब ऐसा हो सकता है कि आप दुनिया में आज की तारीख में इनफ तेल हो आज की डिमांड मीट करने के लिए, लेकिन दाम फिर भी बढ़ जाएगा अगर लोगों को यह लगे कि फ्यूचर में किल्लत आने वाली है। तो लोग होड़ में लग जाते हैं कि चलो इकट्ठा करना शुरू कर दो। तो चाहे फिजिकल सप्लाई सफिशिएंट हो आज, लेकिन अगर स्पेकुलेशन बढ़ जाता है, अगर लोग ज्यादा सोचते हैं कि किल्लत आने वाली है, तो भी दाम बढ़ने लग जाते हैं। और आप फिर देखिए, आपने जैसे कहा दुनिया में इससे पहले फ्यूल को लेकर जो पिछला क्राइसिस 2022 फरवरी मार्च में आया था, जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, उसके बाद फिर माहौल फिर ठंडा होने लग गया। और जैसा कि आपने कहा, क्रूड 58, 60, $65 प्रति बैरल बिक रहा था। ये इसका रेंज था। जब जंग शुरू हुई तो बीच में ये 110 भी पार कर गया था। बिल्कुल। जब जून के महीने में वो सीज फायर एमओयू का साइन हुआ, ये वापस 70 की रेंज में आ गया था। फिर अभी जब जुलाई में फिर से बातचीत खराब हुई और लड़ाई शुरू हो गई, ये फिर 90 पार कर गया। और अब पिछले कुछ दिनों में जब माहौल थोड़ा ठंडा होने की बात हो रही है तो ये फिर गिर गया। मतलब इतना वॉलेटाइल है दाम। एंड वॉलेटिलिटी इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ द मार्केट। कि आप कुछ प्लान नहीं कर सकते, आप कुछ फोरकास्ट नहीं कर सकते, आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है। तो ये है अंतरराष्ट्रीय दामों की स्थिति। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे दो बड़े देश, अमेरिका और भारत, और ऐसे ही और भी कई देश हैं, वहां पे इसका असर उनके पंप पे दामों पर कैसे पड़ रहा है। क्योंकि एक तो ये तो इंटरनेशनल में एक होता है प्राइस ऑन पेपर, Yes. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, रिफाइनिंग कॉस्ट होती है, फिर रिफाइनिंग के बाद पेट्रोल पंप तक पहुंचता है पेट्रोल, वो एक अलग ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वो सारी चीजें मिला करके हम लोगों को महंगा पड़ता है। बत्रा साहब, अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें कि अमेरिका में भी क्राइसिस तो बढ़ी गई है, और अभी हम सर्वे देख रहे थे कि 75% जो जनता है वो अमेरिका में नहीं चाहती कि युद्ध आगे हो, क्योंकि Yes. वहां कहते हैं गैस के प्राइसेस वो बढ़ रहे हैं। और जितनी बार हॉर्मुज में ईरान किसी जहाज को मारता है और हूती सऊदी के किसी जहाज को मारता है रेड सी में, उतनी ही समय तेल के दाम जो है बढ़ने लग जाते हैं। बढ़ जाते हैं। तो अब हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम तो ईरान जाके कवर करके आए हैं शाही साहब को, हमें भी नहीं पता कि जंग कब जाके रुकेगी। लॉन्ग टर्म में क्या देख रहे हैं? प्रॉब्लम्स तो सामने आने लगी हैं, चुनौतियां बढ़ने लगी हैं। क्या एक मंदी की ओर जा रहे हैं हमारी देश की या हमारे विश्व की इकोनॉमी? एक मंदी की आहट है जो ऑलरेडी देखिए थी और विकृत हो गई। सौरभ, एक बात कहनी पड़ेगी, जितनी उम्मीद थी कि तेल के दाम बहुत बढ़ जाएंगे मार्केट में या आग लग जाएगी, कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन रिजिलियंट रही है काफी हद तक। उतनी स्थिति जैसे 2008 के दौरान मैं बताऊं आपको, तेल का दाम तकरीबन $150 पहुंच गया था। तो वो स्थिति अभी नहीं आई है। जो मतलब अभी तक के हमने हाई लेवल्स देखे हैं वहां तक हम नहीं पहुंचे। इसका मतलब देयर इज इनफ रेजिलियंस इन द मार्केट अभी तक। मैंने आपको उसका एक कारण भी बताया कि सऊदी अपने काफी हद तक जो तेल वो हॉर्मुज से नहीं भेज पा रहा था, वो दूसरे छोर से निकाल रहा था, जहां पर अब यमन से हुतीज का थ्रेट आने लग गया है। तो इससे भी फर्क पड़ेगा। प्लस यूएस ने सैंक्शन रशियन ऑयल को भी कहीं ना कहीं अलाउ कर दिया कि भारत आप खरीद लो। यूएस और वेनेजुएला जैसे देशों में आउटपुट बढ़ा। मैं आपको एक मजे का बताऊं सौरभ, आज जब हम ये बात कर रहे हैं, ईरान की स्थिति जैसी है, अमेरिका की स्थिति जैसी है, मिडिल ईस्ट में जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी, सब पे असर पड़ रहा है।
शेवरॉन और एक्सॉन, दो यूएस की तेल कंपनियों ने बहुत बड़ा मुनाफा रिकॉर्ड किया है पिछले क्वार्टर में। क्योंकि मतलब अमेरिका, आप, क्योंकि ट्रम्प सबसे कह रहे थे कि आप अमेरिका से तेल खरीदो, और अमेरिका से बिल्कुल, मैं कुछ आपको देश, एग्जैक्ट कुछ बताऊं, मुल्क खरीद ही रहे थे। एक्सॉन मोबिल ने प्रॉफिट डबल किया है, और शेवरॉन का पिछले साल के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में 5 गुना प्रॉफिट आया है। और ये बड़ी कंपनी तेल की क्यों कमा रही है पैसा? क्योंकि तेल का दाम बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में, और यूएस की सप्लाई चेन सेफ थी, तो वहां से तेल बिक रहा था उन्हीं दामों पर। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है कि दाम डिटरमिन कर रहा है ईरान की जंग, और फायदा हो रहा है अमेरिकी कंपनियों को जो अभी भी सेफ हैं, मतलब फिजिकली वो कंपनी सेफ है, वहां से वो सप्लाई कर पा रही हैं। प्लस वो कंपनियां जिनके पास रिफाइनरी कैपेसिटी है उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ गए हैं। और सौरभ, ये सिर्फ अमेरिका नहीं, मई के महीने में जब सऊदी की जो बड़ी तेल कंपनी है अरामको, बिल्कुल। उनका भी जब रिजल्ट आया था तो उनके भी 25% प्रॉफिट में मतलब बढ़ोतरी हुई। तो सोचिए, एक तरफ हमें लग रहा है कि सऊदी जंग में फंस गया है, लेकिन क्योंकि तेल का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ गया तो सऊदी को भी उससे फायदा हुआ। उसमें होता यह है कि जब आप शिप से तेल कम भेज पा रहे हैं तो वॉल्यूम तो कम हो गई, लेकिन दाम इतना बढ़ गया कि कम वॉल्यूम पर भी आप मुनाफा कमा पा रहे हैं। अब इसका असर किसको होता है? अगर तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं तो जो कंज्यूमर है, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो घर बार हैं, वो नुकसान उठा रहे हैं। और ये जो अमेरिका का ग्राफ हमने दिखाया है कि जंग से लेकर अभी तक अगर हम एवरेज देखें, अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तेल के दाम होते हैं, 17% से लेकर 45% तक, गैसोलीन बोलते हैं वहां जिसको हम पेट्रोल बोलते बिल्कुल। हैं, दाम बढ़ गए हैं पंप पे। मतलब अगर आप पहले 100 रुपए लीटर खरीद रहे थे, तो अब यूएस में आप 120 से 145 रुपए के बीच खरीद रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कहां पे हैं, किस किस जगह पे हैं यूएस। और इसका, सौरभ, आपने कहा कि आगे लॉन्ग टर्म सबसे बड़ा मुझे लगता है अब जो पड़ाव आने वाला है इस जंग में, मिड टर्म इलेक्शंस। क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस में इस वॉर की पॉपुलैरिटी पर एक रेफरेंडम बन जाएगा ये, और जब ये रेफरेंडम बनेगा उसके बाद सेनेट और हाउस में किस प्रकार से रिपब्लिकन मेजोरिटीज चैलेंज होती हैं, आगे जंग का जो कोर्स है वो इस पर डिपेंड करेगा। अगर जंग चलती रही और इतनी वॉलेटिलिटी रही प्लस माइनस, तो मुझे लगता है सिचुएशन खराब हो सकती है। और अगर इन्फ्लेशन होती है, जैसे बढ़ गए तेल के दाम और वहीं रहे, प्लस माइनस होते रहे, लेकिन साथ में ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि दाम बढ़ गए, तो लोग अपनी नेसेसिटीज पे तो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर वो साइड के खर्चे कम कर देते हैं। तो इसका मतलब आर्थिक ग्रोथ कम हो जाएगी, लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी। इस टर्म को अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। और इस स्टैगफ्लेशन ने मतलब 20वीं सदी में बड़े बड़े क्राइसिस का ये कारण बनी। तो हम आशा कर सकते हैं कि ऐसा ना हो, बट अब बड़ा सवाल ये है, अगला जो भी पीस की संधि होती है उसकी लॉन्जेविटी कितनी होती है और उसमें लोगों का विश्वास कितना होता है। अगर जिस प्रकार एक एमओयू टूट गया, अगर मार्केट्स को अभी भी लगा कि चलिए कुछ अग्रीमेंट हो रहा है लेकिन ये कच्चा अग्रीमेंट है, कुछ पक्का नहीं है, तो मार्केट अभी भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड उतना नहीं करेगी। हॉर्मूज में ट्रैफिक कब स्टेबलाइज होता है, तो ये सारे इंडिकेटर्स को आपको देखना पड़ेगा। और मेजरली मुझे लगता है जो मिड टर्म्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। देखिए, ट्रम्प साहब ने तो कह ही दिया कि मुझे मिड टर्म्स की कोई परवाह नहीं है। अब तो वो भी कह रहे हैं कि वैसे कि वहां तो नियम है कि 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति रह नहीं सकते हैं। करेक्ट। वो कह रहे हैं मैं आगे भी रहूंगा। तो ट्रम्प साहब तो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बत्रा साहब, हॉर्मूज में युद्ध से पहले लगभग 130 से 140 जहाज गुजरते थे, जो अब कम होकर 8 से 10 हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बात की भी है बत्रा साहब कि हॉर्मूज से ये जहाज ईरान कह रहा है हम हमारे रूट से निकालिए, हम आपको निकलवा रहे हैं, अभी हम टोल नहीं वसूल रहे हैं, हम देखें आगे क्या करेंगे। क्या आपको लगता है कि जो दाम अभी 90 से $100 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्योंकि हर रोज कुछ नया अपडेट आ जाता है, ये 110 115 के पार भी जा सकते हैं?
क्योंकि तमाम मुल्क हैं जो पूरी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ही डिपेंड करते हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोरिया हो, उनको यहीं से हॉर्मुज से ही तेल जाता है, चाहे वो कतर से जाता हो, चाहे वो इराक से जाता हो, चाहे वो सऊदी से जाता हो, कहीं से भी जाता हो, तो रूट तो यही है। तो वो भी क्या एक चुनौती है। नहीं, बिल्कुल है। मैंने आपको जैसे कहा कि चुनौती है, लेकिन आप देखिए दुनिया भी अब डाइवर्सिफाई कर रही है अपने बास्केट को। अगर आप भारत की बात करें, पिछले कुछ समय में भारत ने अपनी परचेजिंग स्ट्रेटेजी में बदलाव किए हैं। चाइना जैसे देश इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम्म, मतलब एक ज्यादा स्पीड पर। तो आपका सवाल है कि 110 115 क्रॉस कर सकता है, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल कर सकता है। और उसका कारण बहुत सिंपल होगा कि अगर मार्केट्स को लगेगा कि ये सस्टेन चलने वाला है, जिस दिन फिजिकल सप्लाई पर बात आ गई कि सच में फिजिकल सप्लाई जो है वो कम है मार्केट में, तो दाम काफी बढ़ सकता है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि फिजिकल सप्लाई को लेकर किल्लतें आपको ऐसी नहीं, कुछ जगह पर हमने रैशनिंग देखी, बिल्कुल श्रीलंका में, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिजिकल सप्लाई अभी तक थ्रेटन नहीं हुई है। ऐसा नहीं लग रहा कि तेल पंप्स पे खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा अभी तक, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं देखिए, नहीं, तो जैसे टीयर टू सिटीज हैं बिहार हाँ, में, जहां पर छोटे पंप हैं, वो इलाकों में, वो वहां पे तो जरूर शाम को बंद हो रहा था पेट्रोल। अभी पता नहीं, अभी का अभी अपडेट स्थिति नहीं है क्यों, मैं वही शायद। कह रहा हूँ कि ये शुरू में हमने बिल्कुल। सुना था। मेरा यही पॉइंट है सौरभ, कि ये गेम है, मार्केट भी एक गेम खेलती है कि देखिए जो सप्लायर्स है उनके पास कितनी इन्वेंट्री बची है। हमारे पास, हम्म, हमें हमें अभी आइडिया नहीं है। जो ईरान के बाहर की सप्लायर्स हैं, वो कितने, हाँ, कब तक सस्टेन कर सकते हैं, ये सब इस पे डिपेंड करेगा। जिस दिन फिजिकल शॉर्टेज हो गई उस दिन तो दाम 125 130 डॉलर भी पहुंच सकता है। लेकिन जब तक स्पेकुलेशन रहेगा, और जब तक ट्रंप साहब भी हर 2 हफ्ते मलहम लगाते रहेंगे कि नहीं नहीं हम बस युद्ध रोकने वाले हैं, युद्ध रोकने वाले हैं, तब तक ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। और मैं फिर वही कहूंगा, दिस इज द बिगेस्ट इरिटेंट। अगर आपको पता है एज अ कंट्री कि $130 अब तेल अगले 5 साल रहने वाला है, आपका पहला स्टेप ये होगा कि मैं कैसे तेल पर अपनी रिलायंस कम करूं। तो कम से कम आपके पास एक स्ट्रेटेजी बनती है। जब हम्म, आपको पता है कि आज 90 कल 70 हो सकता है, तो आप ना इधर के रहते हैं ना आप उधर के रहते हैं। तो ये ज्यादा इरिटेटिंग है। मैं तो कहता हूं अगर कोई मुझे आके बोल दे कि अगले 5 साल तेल 140 रहने वाला है या 70 रहने वाला है, मैं दोनों न्यूज को डाइजेस्ट करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि यार देखो 70 भी रह सकता है, 65 भी रह सकता है, 95 भी रह सकता है, 120 भी रह सकता है, हम्म। तो अब आप किस सिचुएशन को अकाउंट में लेके अपनी प्लानिंग करेंगे। इस वजह से ये जंग ज्यादा इरिटेटिंग है फ्रॉम अ प्लानिंग पर्सपेक्टिव। मैं इसमें ये जो मैंने दिखाया है भारत के दामों के बारे में, टू बी फेयर टू द फुल गवर्नमेंट। फ्रेम कर लीजिए, फुल फ्रेम कर लीजिए साहब, था कमर से हाँ, होगी टू बी साहब फेयर से टू फुल द फ्रेम। गवर्नमेंट, देखिए हमने जब जब सरकार शुरू में, जब जंग शुरू हुई तो तेल के दाम बढ़ गए अंतरराष्ट्रीय मार्केट, सरकार ने दाम उस समय नहीं बढ़ाया, सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करी। क्रेडिट हमने दिया कि भाई आपने कम कर दी, पहले आपने वसूली थी हमसे, अब आपने कम कर दी, ठीक है कोई बात नहीं। फिर जब कच्चे तेल का दाम कम हुआ तो सरकार ने उसको पास थ्रू नहीं किया, दाम नहीं घटाए। तो उसमें यह था कि देखिए ऐसा है कि कंपनीज को नुकसान हो रहा था, पहले वो भरपाई कर लेते हैं। दूसरी बात कि तेल जो आता है वो पुराने दाम पे आता है, धीरे धीरे पता चलेगा कि हम इसको डाउन कर पाते हैं या नहीं। बड़ी बात सौरभ ये है कि जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी, तब तक सरकार भी अब कदम नहीं ले पाएगी कि तेल का दाम घटाना है कि बढ़ाना है। अगर सरकार को लगे कि फ्रेजाइल पीस है, तो सरकार दाम घटा के उसको फिर बढ़ाना पड़ेगा जब तेल का दाम बढ़ जाएगा। तो हम्म। इन्हीं वजहों से ये अनसर्टेनिटी जब फीड इन करती है सिस्टम में, तो डिसीजन मेकिंग भी पैरालाइज हो जाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बत्रा साहब, और ये हम अपने दर्शकों से हमेशा कहते रहते हैं, क्योंकि जब तेल ऊपर नीचे जाता है तो मार्केट्स भी ऊपर नीचे जाते हैं, बिल्कुल। मार्केट्स भी रिएक्ट करते हैं। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, मतलब हम दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट नहीं हैं, उनको क्या सलाह है आपकी, एक छोटा नटशेल में, मतलब लोग माने ना माने, हम तो चर्चा कर रहे हैं। मैं तो हमेशा, हमने रतिन रॉय से पूछा था, रतिन रॉय कहते हैं भाई जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो आम मिडिल क्लास के लोग हैं, सोचते हैं 10 12 15 हजार, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लगा के कमा लें, उन सबको ना पैसा बचाना चाहिए। उन्होंने 3 महीने पहले ये बात कही थी, पैसे बचाना चाहिए, निकाल करके फिक्स डिपॉजिट कर दो। आपका क्या कहना है इस पे। रतिन रॉय बोलेंगे हम वही बोलेंगे, क्योंकि आपने कहा हम तो एक्सपर्ट है नहीं इस पे। बट मैं बस फिर ये भी बोलूंगा, फिर भी इस क्योंकि समय स्टेबिलिटी एक माहौल, चीज है, जैसा आपने कहा ना कि आपको भले ही अगर 170 या 150 में होने वाला है, लेकिन आपको पता है कि इतने दिन तक है, और यहाँ ये सिल्वर लाइनिंग है, तो वो क्लैरिटी
मैं बहुत ही ठीक है। वेग सी एक बात बोलूंगा, तो आपको दर्शक बोलेंगे कि मुझे पता नहीं है। मैं बहुत वेग सी बात बोलूंगा जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। डाइवर्सिफाई, अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, मतलब कोई भी चीज किसी एक बास्केट में ना डालें, सिर्फ यूएस में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ मेटल्स में नहीं, सिर्फ कमोडिटीज में नहीं। डाइवर्सिफाई करिए, सिर्फ स्टॉक्स में नहीं, सिर्फ बॉन्ड्स में नहीं। डाइवर्सिफाई करिए, और जो भी करिए अच्छे होमवर्क के बाद करिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ एज ए प्रोफेसर। जो भी करिए सारे होमवर्क की बात करिए। तो ये द रेड माइक पाठशाला का विशेष एपिसोड पेट्रोल डीजल प्राइसेस पे लेकर के आए हम लोग। तो जैसे हमारी जानकारी के मुताबिक अगर जो अभी हमारी जो तेल कंपनी है उन्होंने कई सालों साल हमसे बहुत फायदा उठाया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम थे वो 70 के नीचे तक चले गए थे, उसका लाभ हमें मिला नहीं। तो अभी 85 से $86 पर बैरल अगर होता है तो हमारे देश की ऑयल कंपनी को कोई दिक्कत नहीं। उससे ज्यादा अगर तेल है तो जरूर घाटा हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत पैसा जो है तेल के दामों में आपको ज्यादा देना पड़े, पर वो उसकी संभावना है। ऐसा होने जा रहा है, हम ऐसा नहीं कह रहे, हमारा आकलन है। तो द रेड माइक पाठशाला में बहुत बहुत शुक्रिया।